तो न्यूक्लियर रिएक्शन को जनरली जो एक्सप्रेस किया जाता है वो इस टर्म में किया जाता है, कैपिटल A प्लस स्मॉल a एंड रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में स्मॉल b प्लस कैपिटल B प्लस सम एनर्जी। ओके, सो जो कैपिटल ये इसको बोलते हैं टारगेट न्यूक्लियस, एंड जो स्मॉल ए है विच इज नोन एज इम्पिनिंग पार्टिकल, कुछ भी जैसे न्यूट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, सो दीज आर इम्पिंगिंग पार्टिकल, इम्पिंगिंग पार्टिकल। ओके, देन उसके बाद फिर प्रोडक्ट साइड में भी है, तो दीज बी एंड बी दीज आर नोन एज प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट में कोई छोटा पार्टिकल भी निकल सकता है और उसको हम प्रोडक्ट ही बोलते हैं, ठीक है। एंड इसके अलावा दिस इज एनर्जी रिलीज। ओके, तो ये आपका एक लिखने का नोटेशन है ऑफ एनी न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है। ओके, क्लियर है। जो वैल्यू ऑफ क्यू की होगी, तो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है ना, उसका एक नोटेशन होता है, उसका नोटेशन इस तरह से होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द न्यूक्लियर रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसके ऊपर वाले का लिख रहा हूँ, ए रिएक्टेंट साइड का टारगेट न्यूक्लियस, इसके अंदर उनके इम्पेनिंग पार्टिकल, एंड बी लाइक दिस। इस तरह से हम न्यूक्लियर रिएक्शन को लिखते हैं, ठीक है। और वैल्यू ऑफ क्यू, क्यू की जो वैल्यू होती है कैसे निकाली जाती है, द वैल्यू ऑफ क्यू फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए क्यू की वैल्यू किस तरह से निकाली जाएगी, क्यू इक्वल्स टू, आपने पढ़ा डेल्टा एम सी स्क्वायर, तो मास रिएक्टेंट साइड का ज्यादा होगा, प्रोडक्ट का क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा, तो लिखेंगे मास ऑफ कैपिटल ए प्लस मास ऑफ स्मॉल ए माइनस मास ऑफ कैपिटल बी माइनस मास ऑफ स्मॉल बी इंटू सी स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है। एंड क्यू जब पॉजिटिव है इसका मतलब क्या होगा, रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी, और अगर नेगेटिव होगा तो रिएक्शन क्या होगी, एंडोथर्मिक। इफ क्यू इज पॉजिटिव देन मैम, विशाली मैम, if Q is positive then reaction will be exothermic, and if Q is negative then reaction will be endothermic। जनरली एक्सोथर्मिक ही होती है, बट कोई बात नहीं, लिख देते हैं रिएक्शन इज, then reaction will be endothermic, ठीक है। तो रिएक्शन आपकी क्या हो जाएगी, एंडोथर्मिक। और इसके अंदर जो कंजर्वेशन, कौन कौन से न्यूक्लियर रिएक्शन में जो कंजर्वेशन लॉ लगते हैं, कंजर्वेशन लॉ ओबेड बाय एवरी न्यूक्लियर रिएक्शन, कौन कौन से कंजर्वेशन लगते हैं, कंजर्वेशन लॉज obeyed या applied, obeyed by every nuclear reaction are conservation of laws
ओबेड बाय, फॉलोड बाय, ओबेड बाय जो भी लिख लो, बाय एवरी न्यूक्लियर रिएक्शन। कौन कौन से लोग जो फॉलो करती है? फर्स्ट सही बताया देविका ने, कंजर्वेशन ऑफ मास। मास को हम मास नंबर बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट पर इससे पहले आएगा कंजर्वेशन ऑफ, ठीक है, मास नंबर, क्योंकि आपको पता है ए आपका जो रहता है वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है। मतलब ए, जेड भी आपका कंजर्व रहता है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज नंबर, चार्ज नंबर बोल लो चाहे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज नंबर, या नंबर ऑफ प्रोटॉन जो बोलते हैं, चार्ज नंबर, वो भी क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, मतलब पूरी रिएक्शन में क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, अगर लीनियर मोमेंटम कंजर्व है तो विच मीन्स काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगी, कंजर्व की। काइनेटिक एनर्जी को पी स्क्वायर बाय 2m होता है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन, और जेड और ए का कंजर्वेशन रहता है इसका। ठीक है, ये छड़ के कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स नहीं बोलते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस टूट जाता है, न्यूक्लियर टूट के दूसरे में बन जाता है, सो हम उस तरह से नहीं बोलेंगे, ये सब चीजें कंजर्व है। क्लियर है, को डाउट? तो दिस इज न्यूक्लियर रिएक्शन, ये न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में बताया गया है। किसी को डाउट है तो पूछ सकता है अभी, इफ यू आर इन डाउट यू कैन आस्क। ठीक है, अब न्यूक्लियर रिएक्शन दो टाइप की होती है, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। तो हम सोम्या मास कन्वर्ट नहीं हो रहा है एनर्जी में, मास डिफेक्ट टाइप, ठीक है, और ये मास डिफेक्ट बहुत छोटी क्वांटिटी होती है, ठीक है, इतना बड़ा नहीं होता। एक न्यूक्लियस के लिए बात करोगे तो उसका मास डिफेक्ट बहुत कम आता है, ठीक है। पर आपने कोई भी रिएक्शन लिखी थी, मैंने याद करो बीटा डी की, अल्फा डी की लिखी थी, कोई भी लिखी थी, उसमें ए और जेड को तो कॉन्स्टेंट ही रखा था ना, मतलब उनका सम जो होता है न्यूक्लियर साइड में हो चाहे रिएक्टेंट साइड में हो, दोनों तरफ क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, सम उनका क्या होना चाहिए, कंजर्व रहना चाहिए। ठीक है, और ये आपने थर्मोडायनामिक्स का कॉन्सेप्ट मत लगाओ कि क्यू अगर पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो एक्सोथर्मिक होगा, वो ऐसा कुछ नहीं है। अगर मास, इसका मतलब है तो जिसका मास ज्यादा है इसका मतलब वो अनस्टेबल है। अगर यहाँ पे देखो मैंने रिएक्टेंट साइड का पहले लिखा है, रिएक्टेंट साइड का मास है तो प्रोडक्ट साइड का कम है, इसका प्रोडक्ट जो है वो स्टेबल है और ये अनस्टेबल है, तो वो क्या होगा, रिलीज करेगा। और अगर रिएक्टेंट का कम है प्रोडक्ट का ज्यादा है, विच मींस वो प्रोडक्ट उल्टा अनस्टेबल बन रहा है, तो उसको एनर्जी रिलीज नहीं, गेन एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, यस, इम्पिंगिंग पार्टिकल मेक कोलिजन विद टारगेट न्यूक्लियस, बिल्कुल। ठीक है, चलिए, ठीक है, नेक्स्ट, फिर आता है आपका टर्म नॉट कॉपीड, ये लीजिए, कॉपी कर लीजिए। जिसका मास जितना ज्यादा वो उतना ही अनस्टेबल होगा, मैंने आपको बोला था, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी जितनी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होनी चाहिए। बाइंडिंग एनर्जी में क्या होता है, मास ऑफ प्रोडक्ट माइनस मास ऑफ रिएक्टेंट होता है। ठीक है, लीनियर मोमेंटम क्यों कंजर्व रहता है दीप लाड, जब न्यूट्रॉन या प्रोटॉन जो इंपेनिंग पार्टिकल आके टकराता है, ठीक है, तो उसके पास भी कुछ एनर्जी होगी ना, ठीक है, टकरा रहा है, तो वो जितना वेलोसिटी है उसी से ही, देखो, न्यूक्लियर जब ब्लास्ट होता है ना तो वो एक तरह से सर्कुलर फॉर्म में बनता है, ब्लास्ट को भी देखना, वो स्फेरिकल शेप में होता है, ये उसके सारे पार्टिकल्स से हर डायरेक्शन में जाते हैं। ठीक है, तो उन सबका जो मोमेंटम, रिजल्टेंट मोमेंटम मतलब कि पार्टिकल ब्लास्ट अगर छोड़ा है वहीं पे छोड़ा है, तो रेस्ट से फुटा है ना, तो उसका मोमेंटम जीरो है, तो फाइनल भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, इसलिए। ठीक है, मोमेंटम आपका अगर इनिशियली है कुछ तो कंजर्व रहेगा, दैट्स इट। ठीक है, कॉपी कर लिया? हो गया कॉपी?
और कोई डाउट? नेक्स्ट, न्यूक्लियर रिएक्शन दो टाइप की होती है, टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। फर्स्ट होती है एक्सोथर्मिक, सेकंड सॉरी न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। इज इट करेक्ट टू से दैट इन न्यूक्लियर रिएक्शन मास इज कंजर्व्ड? सौम्या, मैंने मास को नहीं बोला है, मैंने एटॉम मास नंबर को बोला है, क्योंकि मास नंबर हम एक इंटीग्रल वैल्यू लेते हैं, ए की वैल्यू, मैंने मास नहीं बोला सौम्या। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, मास नंबर लिखा है। देख ए इज कंजर्व, कि हम ए को रिलेट अप्रोक्स वैल्यू लेते हैं कि इसकी उतनी वैल्यू है वहां पे, ठीक है। यूरेनियम का 235 लिखते हैं या 236 लिखते हैं, बट एग्जैक्टली 235 236 नहीं होता ना, वो वहां पे कुछ और होता है वो, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे मास नंबर लिखा था पहले। तो फर्स्ट रिएक्शन है न्यूक्लियर फिजन, दूसरी न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फिशन एंड सेकंड विल बी न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। तो पहले हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिशन। फिशन में क्या होता है? न्यूक्लियर फिशन इट इज फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ हेवी न्यूक्लियस इनटू टू और मोर स्मॉलर न्यूक्लियस, ठीक है। मतलब स्प्लिट हो जाता है, एक बड़ा न्यूक्लियस टूट जाता है, यूरेनियम जैसे टूटता है क्रिप्टॉन और बैरियम में। आपने कल नीट का एग्जाम देखा होगा तो उसका यही क्वेश्चन था न्यूक्लियर फिजन का ही। यूरेनियम एक तो टूटता है क्रिप्टॉन में, दूसरा किस में टूटता है? तो दूसरा था आपका आंसर बैरियम। कल ही आया नीट के एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है। तो न्यूक्लियर फिजन इट इज फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ splitting of a heavy nucleus it is phenomena of splitting of heavy nucleus into two or more smaller nuclei, ठीक है। कोई डाउट? तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। बेस्ट एग्जांपल एक ही जो आता है हर जगह, न्यूक्लियर फ्यूजन का एग्जांपल यूरेनियम के साथ वाला। न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ यूरेनियम। हम यूरेनियम का आइसोटोप ले रहे हैं 92 यूरेनियम 235। यूरेनियम की तीन आइसोटोप होता है 234 235 236, ठीक है। इसके साथ मैंने इंपिनिंग पार्टी का कौन है? न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन डाला। रिएक्शन क्या बनेगी? टूटेगा क्रिप्टॉन में 36 और बैरियम का होता है 56, प्लस क्रिप्टॉन का होता है जो यूरेनियम का नीचे 92, इसका होगा 141, प्लस तीन आपके न्यूट्रॉन। चेक कर लो रिएक्शन, आप चेक कर लो कंजर्वेशन ऑफ जेड और ए है या नहीं है। नीचे का सम कितना है? 92, 36 प्लस 56 92, ऊपर का 235 प्लस 1 236 92 प्लस 141 प्लस 3 कितना बनेगा? 236 बनेगा, ठीक है। फॉर आउट प्लस सम एनर्जी, इसमें जो एनर्जी निकलती है वो हर एक फिशन रिएक्शन के लिए जो होती है, द वैल्यू ऑफ क्यू इज 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
तो देखो ये वैल्यू इतनी भी कोई ज्यादा नहीं है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, अगर इसको जूल में कन्वर्ट करोगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1.6 × 10⁻19 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आप यू कैन सी हियर मास डिफेक्ट बहुत ही कम होता है एक रिएक्शन के लिए, ठीक है, तो बहुत सारी होती है, इसलिए क्या होता है ये। अब देखो एक न्यूट्रॉन ने कितने न्यूट्रॉन डेवलप किए यहाँ पे, 3। सिमिलरली एक न्यूट्रॉन ने 3 न्यूट्रॉन बनाए रिएक्शन में, सिमिलरली ये 3 बनाएगा, ये भी 3, ये भी 3, इस तरह से ये अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन हो जाएगी, सही है। और वो रिजल्ट किस में होगा, ब्लास्ट में हो जाएगा, विच विल रिजल्ट इन न्यूक्लियर बॉम्ब, ठीक है। तो एटम बम जो होता है वो यही होता है, एटम बॉम्ब बोल लो, न्यूक्लियर बॉम्ब बोल लो, इट इज अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, अनकंट्रोल्ड जिसमें कंट्रोल नहीं है, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन is the basis of atomic bomb। एटॉमिक बॉम्ब बोल लो, न्यूक्लियर बॉम्ब बोल लो, बात आपकी एक ही है, जिसमें क्या होता है अनकंट्रोल्ड होता है, ठीक है। देविका इट्स बैरियम नॉट बेरिलियम, आप करना चाहो नहीं, बस वो एक बार एक रिएक्शन से हम यही देख रहे हैं न्यूक्लियर फ्यूजन में यही कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि क्रिप्टॉन और बेरियम स्टेबल हैं, वो रेडियो एक्टिव नहीं है, तो वो और स्प्लिट नहीं होंगे, ठीक है। अगर आप किसी और पार्टिकल से कराओगे तब अलग बात है, बाकी वो स्टेबल फॉर्म में है तो वो नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आता है आपका न्यूक्लियर चेन रिएक्टर रिएक्शन, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर। इतना सबको समझ आ गया। इसमें टर्म आती है न्यूट्रॉन रिप्रोडक्शन फैक्टर, न्यूट्रॉन रिप्रोडक्शन फैक्टर, वो क्या होता है, के से डिनोट करते हैं, के इक्वल टू रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स डिवाइड बाय रेट ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रॉन, क्योंकि 3 निकल रहे, 3 भी किसी में जाहिर है ना किसी रिएक्शन में, तो दिस इज रेट ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, दिस इज न्यूट्रॉन रिप्रोडक्शन फैक्टर। इतना सबको समझ आ गया। तो जो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है वो किसके अंदर होगी, रिजल्ट इन न्यूक्लियर बॉम्ब, एटॉमिक बॉम्ब। फ्यूजन के लिए कैटालिस्ट देने की जरूरत ही नहीं होती जय देसाई, वो ऑलरेडी ही मतलब डिपेंड करता है अगेन अगेंस्ट कंडीशन पे, अगर आप यूरेनियम की बात कर रहे हो तो हमें देने की जरूरत नहीं होती, बस हाँ इस जो न्यूट्रॉन को ला रहे हो इट शुड हैव सफिशिएंट एनर्जी, अगर उसके पास एनर्जी नहीं होगी तो वो उससे टकरा के भी उसके पास जाके उसको मतलब उसको इम्पार्ट उसके अंदर घुसना पड़ता है न्यूट्रॉन को, ठीक है, तो इसका मतलब इट शुड हैव सफिशिएंट एनर्जी, तभी वो इम्पार्ट करेगा, तभी वो रिएक्शन स्टार्ट होगी, वरना रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। तो रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए न्यूट्रॉन के पास सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए। इतना क्लियर है सबको, इज इट क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट
न्यूट्रॉन रिप्रोडक्शन फैक्टर मतलब कितने न्यूट्रॉन किस रेट से डेवलप हो रहे हैं रिएक्शन में, तो अमाउंट ऑफ न्यूट्रॉन प्रोड्यूस और अमाउंट ऑफ न्यूट्रॉन उस रिएक्शन में कितने खत्म हो रहे हैं, इस हिसाब से लिया जाता है। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए करते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन में क्या होता है, अंडर सुटेबल कंडीशन, अभी सुटेबल कंडीशन क्या है बता दूंगा अभी, पर पहले लिख रहा हूं इधर, अंडर सुटेबल कंडीशन द थ्री secondary neutrons make a cause may cause further fission of uranium 235। ठीक है, and start a chain reaction। ठीक है, वो तो पता चली क्या चेन रिएक्शन स्टार्ट कर रही है। ठीक है, इसे बोलते हैं न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। अब जो कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होती है वो किसके ऊपर बेस्ड होती है, न्यूक्लियर रिएक्टर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर होता क्या है, न्यूक्लियर रिएक्टर कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन अंडर सुटेबल कंडीशन। इज रिजल्ट्स इन न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, अब न्यूक्लियर रिएक्टर में होता क्या है, देखो सबसे पहले तो एक चीज आएगी कि न्यूक्लियर रिएक्टर में आपको क्या क्या चाहिएगा। आपको पहले तो देखो न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को स्लो डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि न्यूट्रॉन जो आके टकरा रहे हैं, ठीक है, मेरी रिएक्शन क्या थी देखो, 92 यूरेनियम 235 प्लस एक न्यूट्रॉन रिजल्ट्स इन, पहले यूरेनियम अनस्टेबल बनेगा फिर टूटेगा क्रिप्टॉन में, ऐसा होता है। देखो यूरेनियम 92 236 फिर टूट जाता है, then it split into krypton 3692 plus barium 56 141 plus 3, अरे यार 3 न्यूट्रॉन्स प्लस सम एनर्जी। ठीक है, अभी 3 न्यूट्रॉन जो निकल रहेंगे और रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, तो हमें क्या करना है, हमें कंट्रोल रिएक्शन लानी है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसके जो 2 न्यूट्रॉन्स होंगे उसको हम स्लो डाउन कर देंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी को। तो उनको स्लो डाउन करने के लिए हमें क्या चाहिएगा, मॉडरेटर चाहिएगा। वी नीड है मॉडरेटर टू स्लो डाउन न्यूट्रॉन, जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसको स्लो डाउन करने के लिए। ठीक है, तो न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर लगाते हैं। मॉडरेटर किसके होते हैं, मॉडरेटर का काम क्या है, पहले तो मॉडरेटर्स मेड ऑफ हैवी वाटर और ग्रेफाइट पैराफिन।
मेड ऑफ हैवी वाटर, ग्रेफाइट, पैराफिन्स, या फिर ड्यूटेरियम। इन सबको यूज किया जाता है किसके लिए? रिएक्शन को स्लो डाउन करने के लिए। किसको? न्यूट्रॉन्स को। टू स्लो डाउन दी न्यूट्रॉन्स, टू स्लो डाउन न्यूट्रॉन्स, या फिर ये बोल सकते हैं moderators are used to reduce kinetic energy of न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन क्या करते हैं? काइनेटिक एनर्जी को क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं। डाउट क्लियर है सबको? फिर आता है कंट्रोल रोड्स। देविका चेन रिएक्शन इनकी वजह से नहीं हो रही। चेन रिएक्शन 3 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं, वो 3 न्यूट्रॉन फिर जाके 3 यूरेनियम से टकराएंगे। चेन रिएक्शन इज बिकॉज ऑफ दिस 3 न्यूट्रॉन्स। एक रिएक्शन से 3 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं, वो 3 न्यूट्रॉन 3 यूरेनियम से टकराएंगे, उससे रिजल्ट में 9 न्यूट्रॉन्स मिलेंगे। वो 9 और यूरेनियम 9 यूरेनियम से टकराएंगे, रिजल्ट्स इन 27 न्यूट्रॉन्स। ठीक है। what are the suitable condition for nuclear reactor? सारिका मैं वही तो सब बता रहा हूँ अभी कि मॉडरेटर यूज करने पड़ते हैं। सुटेबल कंडीशन वही तो बता रहा हूँ, मॉडरेटर यूज करने पड़ेंगे ताकि आप क्या हो, स्लो डाउन हो उसके न्यूट्रॉन्स। ठीक है। फिर कंट्रोल रोड्स की सभी सारी सुटेबल कंडीशन ही था, वही तो दिख रहा हूँ सब। ठीक है। कंट्रोल रोड्स किसके काम आते हैं? ये क्या करते हैं? ये जो जो एनर्जी की स्लो डाउन होगी न्यूट्रॉन को, उनको एब्जॉर्ब करते हैं। यूज टू एब्जॉर्ब नहीं बोलते, कलेक्ट बोलते हैं। कलेक्ट न्यूट्रॉन्स। इनको कलेक्ट करें न्यूट्रॉन्स को, तो इसलिए हमें ऐसा मटेरियल यूज करना पड़ेगा जो पोरस हो, जिसके अंदर छेद हो। ठीक है। इसलिए जो कंट्रोल रोड्स बनी होती है किसकी होती है? मेड ऑफ कैडमियम एंड बोरॉन। आपको पता होगा कैडमियम को हम हेलोजिनेशन के लिए भी यूज करते हैं, निकल, कैडमियम, प्लेटिनम, वो सब। तो क्या होता है, कैडमियम जो होता है ना, उसकी जो सरफेस भी काफी रफ होती है, उसकी सरफेस पोरस होती है, तो उसके अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन आके सेटल हो जाते हैं और फिर उसके बाद उसको वहां से निकाल दिया जाता है। ठीक है। क्लियर है? और ये रिएक्शन में काफी ज्यादा हीट मतलब रिलीज होती है। तो एक रिएक्शन में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पर जब बहुत सारी रिएक्शन होगी तो हीट कंटिन्यूसली रिलीज होती जाएगी। ठीक है। तो उस हीट को भी मतलब ठंडा करना पड़ेगा ना, टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, तो उसके लिए यूज करते हैं कूलेंट। यूज टू एब्जॉर्ब हीट एंड मेंटेन सुटेबल टेम्परेचर, वरना टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। ठीक है। पुट आउट यूज। और ये किसके बने होते हैं? मेड ऑफ ऑर्डिनरी वाटर और हैवी वाटर। कूलेंट मतलब या तो पानी यूज करते हैं, तो ऑर्डिनरी वाटर या फिर हैवी वाटर। हैवी वाटर आपको पता ना किसको बोलते हैं? D2O को हैवी वाटर बोलते हैं। ठीक है। क्लियर है? दिस इज ऑल अबाउट न्यूक्लियर रिएक्टर। किसी को डाउट तो पूछ लो न्यूक्लियर रिएक्टर पे। Is there any doubt related to nuclear reactor? क्लियर है सबको?
तो न्यूक्लियर रिएक्टर में मतलब देखो सब कुछ हम ऐसी चीजें यूज करें तो कंट्रोल कर सके रिएक्शन को। मॉडरेटर लगाया, न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को रिड्यूस करेगा। कंट्रोल रोड लगाए, जो न्यूट्रॉन जो स्लो डाउन हो गया उनको निकालेगा बाहर। कूलेंट टेम्परेचर को कम करेगा, कम मतलब इन द सेंस मेंटेन रखेगा, वरना टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। ठीक है, यस, दीज आर द पार्ट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, ये सारे न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिख लिया था सबने। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर फ्यूजन। D2O, ध्रुव पटेल, D2O को बोलते हैं हैवी वाटर। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है? दो लाइटर पार्टिकल मिलकर एक हैवियर पार्टिकल बनाए। ठीक है, इट इज फिनोमिना ऑफ फ्यूजिंग टू और मोर लाइटर न्यूक्लियर टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस। ठीक है, कोई डाउट? सबसे बेस्ट एग्जांपल सन ही लेते हैं इसको। सन इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर इट। सन के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनते हैं। कैसे बनते हैं? न्यूक्लियर रिएक्शन इन सन कैसे होती है? हाइड्रोजन 1H1 प्लस एक और हाइड्रोजन 1H1, ये मिलकर बनते हैं ड्यूटेरियम, which is also known as 1H2 प्लस प्लस आपका निकलता है क्या? देखो ऊपर तो दो ही होना चाहिए, तो इसका मतलब जीरो होना चाहिए, 1 बीटा 0। बीटा पार्टिकल बोल लो, पॉजिट्रॉन बोल लो, वो निकलता है प्लस सम एनर्जी। ठीक है, क्लियर है? फिर ये एक ड्यूटेरियम और दो ड्यूटेरियम मिलेंगे, 1H2 प्लस 1H2, दो ड्यूटेरियम मिलके क्या बनाएगा? 2He4 हीलियम प्लस एनर्जी। तो इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है, दिस एनर्जी इज इक्वल टू 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और न्यूक्लियर फ्यूजन जो रिएक्शन होती है ये हाई टेम्परेचर पे होती है, लो टेम्परेचर पे पॉसिबल नहीं होती न्यूक्लियर फ्यूजन, क्योंकि तो न्यूक्लियर फ्यूजन हैव टू, जब प्लेस उसको मतलब उस जगह पे उसको न्यूक्लियर फ्यूजन को आपको करवाना है, इसमें इट शुड हैव हाई टेम्परेचर। तो न्यूक्लियर फ्यूजन टेक प्लेस एट, इस स्पेसिफिक इसके लिए बता रहा हूँ, 10⁻⁷ केल्विन। ठीक है, सो आपने कभी हाइड्रोजन बॉम्ब का नाम सुना होगा, हाइड्रोजन बॉम्ब, तो वो न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर बेस्ड होता है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन इज बेसिस ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन इज बेसिस ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब। ठीक है, कोई डाउट है तो बोलो। क्लियर है सबको? क्या टर्म आती है? स्टेलर एनर्जी। स्टेलर एनर्जी, स्टेलर एनर्जी क्या होता है कि जब हमें एनर्जी किसकी भी कहां से मिले, स्टेलर मतलब सन और स्टार से मिले, तो उन्हें जो बोलते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? स्टेलर एनर्जी। इट इज एनर्जी
obtained from sun and star, सन या फिर स्टार से मिलती है। तो जो इनका जो सोर्स होता है, इनका सोर्स कौन होता है? ये जो स्टेलर एनर्जी का न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है वहां पे, द सोर्स ऑफ स्टेलर एनर्जी इज न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, कोई डाउट? क्लियर है सबको? तो इसी के साथ आपका चैप्टर ये पूरा हो चुका है, न्यूक्लियस। अब मैं आपको बताऊंगा एक्सरे। एक्सरे एक्चुअली अलग से चैप्टर है, तो मतलब उस मॉडल में तो साथ में दिया हुआ, बट हम उसको अलग से बताते हैं। सो नाउ आई विल टीच यू एक्सरे। इतना में किसी को डाउट है तो पूछ लो पहले। एनी डाउट? तो जस्ट वेट अ सेकंड। ठीक है, सो और हाउ टू न्यूक्लियस कैन कंबाइन। बाइंडिंग एनर्जी का नाम सुना है ना? देखो तभी तो हाई रिएक्शन पे हो रही है, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। वो अनस्टेबल है, वो स्टेबल फॉर्म में जाना चाहेंगे। हाइड्रोजन स्टेबल है बट ड्यूटेरियम अनस्टेबल होता है। तो ड्यूटेरियम आइदर हाइड्रोजन में टूटेगा फिर से, या फिर वो अब किसी और स्टेबल न्यूक्लियस में जाना चाहेगा। तो हीलियम उसके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। तो दो ड्यूटेरियम मिलकर हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट एक्सरे। छोटा सा टॉपिक है बट बहुत ही प्रॉब्लम करता है। सो एक्सरेज, एक्सरे होती किस वजह से है पहले तो हम पढ़ेंगे। एक्सरे आपको पता है, अल्फा अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में एक आता है एक्सरे। ठीक है, गामा रे से पहले आता है एक्सरेज। ठीक है, एक्सरेज ये किसकी वजह से होता है? जब हाईली एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल किसी मेटल सरफेस पे पड़ता है तो उसमें से क्या होता है, क्या होता है, क्या प्रोडक्शन हो एक्सरे होता है। तो सबसे पहले प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे।
व्हेन हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन आर मेड टू स्ट्राइक, क्या होगी जब हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स हो या फिर चार्ज पार्टिकल हो, कोई भी चलेगा, इधर हमें इलेक्ट्रॉन बोला गया, आप चार्ज पार्टिकल सकते हैं। व्हेन हाईली एनर्जाइज, एनर्जेटिक, एनर्जाइज वही बोलो, एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल, मैं इलेक्ट्रॉन के जगह चार्ज पार्टिकल बोल रहा हूँ, चार्ज पार्टिकल collide on a metal surface, then X-ray, then production of electromagnetic wave, then electromagnetic wave which is produced is known as, then electromagnetic wave which is produced is known as EM wave, electromagnetic wave which is produced is known as electromagnetic sorry X-rays, क्या हो गया, ठीक है, डाउट क्लियर है, ठीक है। सो एक्सरे को प्रोड्यूस करने के लिए ट्यूब होता है, डिवाइस विच इज यूज्ड टू जनरेट एक्सरे आर नोन एज एक्सरे ट्यूब, जिसे बोलते हैं कोलिक ट्यूब, ठीक है। अ डिवाइस which can produce X-ray is known as X-ray ट्यूब या फिर कोलिक ट्यूब, कोलिक ट्यूब, ठीक है। अब एक्सरे के लिए प्रोडक्शन के लिए देखो फिलामेंट लगा, ट्यूब होती है, देयर इज वन ट्यूब, ठीक है। इसके अंदर आपका फिलामेंट होता है। कैन एक्सरे भी प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से एक्सरे प्रोड्यूस आप कर सकते। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में तो आप उल्टा चल रहे हो क्या देवी का, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि एनर्जी देनी पड़ती है, वेव आती है, उस वजह से क्या होता है, वो क्या निकलते हैं वहां से, फोटोन्स निकलते हैं वहां से, मतलब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स वहां से निकलते, फोटोन नहीं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स वहां से निकलते हैं, ठीक है। जब एनर्जी उन पे इम्पार्ट होती है, एनर्जी हम लाइट की बात ही करते हैं, फोटो का मतलब ही क्या, लाइट की बात करें ना, वहां पे हम एक्सरे की बात नहीं करते हैं, ठीक है। ओके, फिलामेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फिलामेंट लगा होगा, और ये जो एक्सरे प्रोड्यूस होता है इसे थर्मायनिक इमिशन से होता है, ठीक है। थर्मायनिक इमिशन मैंने बताया था, इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू थर्मायनिक इमिशन, मतलब टेम्परेचर की वजह से, इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू थर्मायनिक इमिशन। कहीं कहीं जगह फील्ड इमिशन की वजह से भी होता है, बट वो इतना नहीं होता जितना थर्मायनिक इमिशन ज्यादा मान लिए, वो मतलब ज्यादा इफेक्टिवली थर्मायनिक इमिशन है, ठीक है। ये आपका फिलामेंट, ठीक है। तो फिलामेंट जब हीट होगा, गर्म होगा, फिलामेंट आपको पता ना रेजिस्टर का बना होता है, रेजिस्टेंस का हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, बाहर इसको कनेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकल के जाएंगे, और सामने यहाँ पे आपकी मेटल प्लेट रखी हुई है, मेटल प्लेट, इसके ऊपर डिटेक्टर भी लगाया हुआ है, और देखो जब ये टकराएंगे इससे, तो टकराने के बाद एनर्जी इंपार्ट होगी, तो वहां पे टेम्परेचर बढ़ने लगेगा,
तो मेटल प्लेट का धीरे धीरे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, इसलिए मेटल प्लेट के अंदर इस तरीके से एक ट्यूब लगाई जाती है, इसके अंदर वाटर जाता है और निकलता है। इसका मतलब इधर से वाटर घुसेगा और इधर से वाटर बाहर आएगा, बाकी क्या होगा आपका, ये पूरा सिस्टम है ऐसा, बस ये पूरा सिस्टम बंद है यहाँ पे। ये ट्यूब आपकी इतनी सी है, ये बाहर का पार्ट, इधर से वाटर अंदर डालोगे और यहाँ से बाहर निकलेगा। दिस इज योर मेटल शीट। और ये आपका क्या है, फिलामेंट, जो क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन एनर्जाइज होके कहाँ जाएंगे, मेटल प्लेट की तरफ। जब हीट करेंगे मेटल प्लेट को यहाँ पे, तो यहाँ से क्या होंगी, एक्सरेज निकलेंगी, प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज। ठीक है, क्लियर है सबको, कोई डाउट? तो एक्सरे आपकी इस तरह से प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो एक्चुअली एक्सरे ट्यूब का जो है ये डिजाइन ना कोलिग ने दिया था, इसलिए इसको कलिग ट्यूब भी बोलते हैं, विच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस एक्सरे। एक्सरे ट्यूब का नाम, दूसरा नाम क्या है, कलिग ट्यूब है। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ लो। ओके, अब एक्सरे के दो टाइप होते हैं, टाइप ऑफ एक्सरेज। फर्स्ट होता है कंटिन्यूस एक्सरे, सेकेंड होता है कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। वाटर का ये रोल है ऋतुजा कि वो उस मेटल शीट को ठंडा रखेगा, मतलब गर्म नहीं होने देगा, वरना मेटल शीट कंटिन्यूसली हाईली एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जब उस जगह पे पड़ते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी काफी होती है, फिर इमिट होती है, तो एनर्जी जब इमिट होती है तभी एक्सरे जनरेट होती है, तो वहां पे टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तो उस टेम्परेचर को कम करने के लिए हमें वाटर को उसके इनलेट करके आउटलेट निकालना पड़ता है, ठंडा पानी अंदर डालते हैं ताकि उससे पानी थोड़ा बाहर आता है, गर्म आता है, ताकि वो उसका टेम्परेचर जो है उसको हीट को क्या वो एब्जॉर्ब कर ले वहां से। ठीक है, डाउट? ठीक है, so type of x-ray is continuous x-ray and discrete characteristic x-ray, not discrete। ठीक है, तो कंटिन्यूस एक्सरे जो होता है वो होता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन इस सरफेस से टकराए, टकराने के बाद सीधा जब एनर्जी रिलीज होगी तो दोस इज रिजल्ट इन कंटिन्यूस एक्सरे। व्हेन कंटिन्यूस एक्सरे, व्हेन highly energetic electrons इलेक्ट्रॉन्स बोल लो या फिर चार्ज पार्टिकल, अभी हम फिलामेंट ले रहे थे, इलेक्ट्रॉन ही ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विद metal surface which results in continuous एक्सरे। कंटिन्यूस का मतलब अलग अलग वेवलेंथ निकलेगी, क्योंकि हर किसी की एनर्जी अलग अलग होगी, तो उसके अकॉर्डिंग उनकी वेवलेंथ भी क्या होगी, अलग अलग होगी। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, आपका एक्सरे जो बनेगा एक पूरा कंटिन्यूस एक्सरे आएगा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे क्या होता है, आपको वर्ड ही दिख रहा है कैरेक्टरिस्टिक, मतलब किसी चीज की कैरेक्टरिस्टिक बताना चाह रहा है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे में क्या होता है कि जब आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो मेटल सरफेस से टकरा के सीधा निकला नहीं, जो सीधा निकल जाता तो प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे होता है, वो सही है, चलेगा, वो कंटिन्यूस, वो उस इलेक्ट्रॉन के अंदर घुस के उसके एटम की के एल शेल उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाले। व्हेन एनर्जेटिक, अब मैं इधर इलेक्ट्रॉन नहीं बोलूंगा, व्हेन एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल, इसको ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको चार्ज पार्टिकल बोलेंगे। व्हेन एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल कोलाइड एंड इंसर्ट, मतलब कोलाइड करने के बाद वो क्या करेगा, अंदर से उसको किसको, अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालेगा एटम के, तो वो जो होगा वो क्या होगा आपका, दैट इज योर कैरेक्टरिस्टिक
एक्सरे। समझ आ गया? अब अलग अलग देखो आपके एटम के अंदर अलग अलग शेल होते हैं, के शेल होता है, एल शेल होता है, एन शेल होता है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर अलग अलग शेल से निकालेगा सो दैट इज इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, कोई डाउट है तो बोलो। व्हेन हाईली चार्ज पार्टिकल, व्हेन हाईली चार्ज पार्टिकल collide with metal such that it can knock, knock मतलब उधर से इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, it can emit electron of metal from, मेटल का इलेक्ट्रॉन है ना, मेटल की जगह आप ये बोल लो एटम बोलो कि एटम के अंदर से निकाल रहा है ना, इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम फ्रॉम इट्स शेल। ठीक है, शेल मैं लिख नहीं सकता यहाँ पे, मेरा वो फंस जाएगा। ठीक है, फ्रॉम इट्स शेल इट कैन इमिट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स शेल। तो उस वजह से जो होगा वो क्या होगा, शेल आपको पता है के एल एम एन आपने पढ़ा हुआ है, शेल नहीं, ये नहीं लिखा जाएगा मुझसे, शेल। ठीक है, so this is characteristic एक्सरे। किसी को डाउट है इतना तो बोल दो, कंटिन्यूअस एक्सरे और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। तो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स वहां से मेटल सरफेस से टकरा के बाहर निकल रहे हैं, दैट रिजल्ट्स इन कंटिन्यूअस एक्सरे। और उसके अलावा अगर इलेक्ट्रॉन आपके मेटल सरफेस से ना टकरा के अंदर, उसके अंदर ही घुस के उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाल दे, तो दैट रिजल्ट्स इन कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। मोहम्मद मिराज अंसारी, ये एक्सरे दोनों ही एक के अंदर ही आते हैं, ऐसा नहीं कि अलग अलग चलते हैं, इंडिविजुअल नहीं चलते हैं, दोनों साथ में ही रहते हैं। ठीक है, तो आपको बताता हूँ तो ग्राफ कैसे जाएगा, तो आपको ज्यादा अच्छे समझ आ जाएगा कि दोनों साथ में कैसे बोल रहे हो सर आप। ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ बना रहा हूं मैं वेवलेंथ और इंटेंसिटी का। ठीक है, तो आपको ज्यादा समझ आ जाएगा बेटर। इस ग्राफ बिटवीन इंटेंसिटी एंड वेवलेंथ। इंटेंसिटी सबको पता है, पावर अपॉन एरिया होता है। ठीक है, इंटेंसिटी एंड वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम पिकोमीटर में ले रहे हैं। ठीक है, इसमें इज इन पिकोमीटर। आपकी जो वेवलेंथ का ऑर्डर होता है इसमें एंगस्ट्रॉम में होता है। तो अब देखो कैसे जाएगा, यहाँ 30 ग्राफ हम 30 से चालू कर रहे हैं, जीरो से नहीं कर रहे हैं। 30 40 50 60 70 ऐसा 40, मैं नंबर बाद में डाल दूंगा। तो देखो ग्राफ आपका इस तरह से होगा। ठीक है, एकदम शार्प होता है, वेट अ सेकेंड। पहले मैं ऐसा बना देता हूँ नॉर्मल। ठीक है, 30 40 50 60 70 ये आपका ऐसा। ठीक है, फिर दूसरा। ठीक है, ये सर टिक में शार्प होगा ऊपर से। ठीक है, वैसे शार्प इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो पूरा ग्राफ था कंटिन्यूस जा रहा था, दिस इज कंटिन्यू एक्सरे।
और ये बीच में ऊपर उठ के एकदम से दिस इज के अल्फा और के बीटा बताया जाएगा कि के अल्फा के बीटा क्या होता है। दीज आर कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, ठीक है। अब यहीं पे बता रहा हूँ, देखो ये एक मिनिमम वेवलेंथ रिक्वायर है, इसके बिना आपका क्या है एक्सरे पॉसिबल नहीं है। देखो यहाँ पे तक 0 है, दिस मिनिमम वेवलेंथ इज नोन एज कट ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। कट ऑफ वेवलेंथ, इट इज अ मिनिमम वेवलेंथ बिलो विच देयर इज नो emission of x-ray, x-ray जिसके बिना पॉसिबल नहीं है, प्रोडक्शन ऑफ x-ray इज नॉट पॉसिबल, दिस वेवलेंथ इज नोन एज कट ऑफ वेवलेंथ या फिर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है। so there is a minimum wavelength below which no x-ray is emitted, यहाँ पे लिख देता हूँ कट ऑफ वेवलेंथ, there is minimum wavelength below which there is no x-ray emitted, that wavelength is known as cut off wavelength और थ्रेशोल्ड। इसको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ मिक्स मत कर देना, ठीक है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है। सब बॉडी पार्ट्स का जो एक्सरे लेते हैं उसमें कंटिन्यूस या कैरेक्टरिस्टिक दोनों होता है। देखो वही बता रहा हूँ, कंटिन्यूस और कैरेक्टरिस्टिक दोनों साथ चलते हैं, बट डिपेंड करता है कौन सी वेवलेंथ यूज कर रहे हो। कैरेक्टरिस्टिक के लिए स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक 40 पे नहीं आता, कैरेक्टरिस्टिक मतलब 70 के बाद से ही चालू होता है। ये जो लाइन है दिस इज आफ्टर 70 से 90 के बीच में ही होती है जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो वो डिपेंड करता है, बाकी आपका कंटिन्यूस देखो हर वेवलेंथ निकलती रहेगी, वो कंटिन्यूस रहेगा। और कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है जब अंदर से वो मेटल सरफेस के अंदर से निकालेगा। और जो हम यूज करते हैं, डॉक्टर वगैरह यूज करते हैं, वो कंटिन्यूस यूज करते हैं। तो ये हमें मेटल सरफेस के अंदर घुस के नहीं निकालना है, हमें सिर्फ उस हाथ पे पड़ते ही हाथ के अंदर से बस वो नहीं निकल रहा है, इसका हम वो शेडो बन जाती है उस पॉइंट पे कि जो एक्सरे यूज हो रहा है दैट इज ए कंटिन्यूस एक्सरे, ठीक है। क्लियर है। उसके बाद अब ये के अल्फा के बीटा के गामा ये सब क्या है आपको बताया जाएगा अभी। आपको पता है आपके शेल जो होते हैं एटम में हम 4 पढ़ते हैं, के एल एम एन, सही है। और भी बहुत सारे होते हैं बट हम जनरली सिर्फ के एल एम एन ही पढ़ते हैं। सेम जैसा अभी आपने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा था, सेम उसी टाइप का है, ठीक है। के शेल, एम शेल, एम शेल, एन शेल और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो दिस इज के एल एम एन। अगर आपका ट्रांजिशन कहाँ से हो, जनरली सिर्फ आपको के अल्फा और के बीटा तक ही पूछता है, उससे ज्यादा नहीं पूछता, बट मैं आपको बता सारे देता हूँ, ठीक है। इफ आपके सारे के सारे किस में आ रहे हो, के शेल में आ रहे हो, 1 में, ठीक है। ठीक है, तो इसे के में आ रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली एल में आने वाले, फिर ठीक है इस तरीके से। सो के अंदर जो सबसे दूर से आ रहा है एन से, एल देखो फर्स्ट ट्रांजिशन कहां से, एल से क्या, इट इज नोन एज के अल्फा। सेकेंड ट्रांजिशन इज नोन एज एम से एन में, एम से के में आ रहा है के बीटा। और थर्ड ट्रांजिशन इज नोन एज के गामा, ठीक है। यहाँ पे मैंने बीटा और अल्फा ही दिखाया, बहुत सारे आते हैं स्पाइक बीच बीच में, ठीक है। तो दिस इज के अल्फा, के बीटा एंड के गामा, ठीक है। सिमिलरली दिस इज एल पे आ रहा है, वो पहला है एम से एल पे, दिस इज एल अल्फा, दिस वन एल बीटा, एंड बस दो ही पढ़ते हैं, एन से ज्यादा ऊपर आप जाते नहीं है। सिमिलरली दिस इज एम,
अल्फा बोलो क्योंकि इसमें एक ही रहता है, ठीक है। तो के अल्फा बीटा गामा, एल अल्फा एल बीटा एंड एल गामा एम गामा अल्फा। के के अंदर आ रहे हैं, उसके अंदर फर्स्ट ट्रांजिशन सेकंड टू वन है तो अल्फा, 3 to 1 है तो बीटा, और 4 to 1 है तो गामा, ठीक है। तो ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। क्लियर है सबको? हम इसी को पढ़ेंगे अभी ट्रांजिशन में। किसी को डाउट है इतने में तो बता दो अभी। कोई डाउट है? ठीक है, तो अब हम इसके फॉर्मूले पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। मोजलेस लॉ। मोजले ने क्या बोला कि फ्रीक्वेंसी का जो रूट होता है, फ्रीक्वेंसी का जो रूट न्यू बोल लो या एफ बोल लो, रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू जेड एटॉमिक नंबर माइनस बी, कुछ क्योंकि एक कट ऑफ होता है ना, सीधा चालू नहीं होता, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बाद, कट ऑफ वेवलेंथ के बाद चालू होता है, इसलिए जेड माइनस बी। रूट ऑफ बी इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी, दिस इज लॉ, ठीक है। अब इसने बोला क्या, इसने ग्राफ बनाया जब फ्रीक्वेंसी और जेड के बीच में, ठीक है, रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। So he just drew a graph of root of f नॉट कॉपीड। लो भैया कॉपी कर लो पहले, इसने कॉपी नहीं किया। कर लिया कॉपी? डन, ठीक है। नेक्स्ट, तो इसने ग्राफ बनाया जब रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो एनर्जी जो रिलीज हो रही है एक्सरे, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, आपको पता है ना, E इक्वल टू एच न्यू लिखते हैं हम जो, तो उधर से E आता है, V जो आता है फ्रीक्वेंसी वही रखा हुआ, ठीक है। न्यू, न्यू बोल लो, फ्रीक्वेंसी बोल लो, और एटॉमिक नंबर के बीच जब ग्राफ बनाया, तो ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन गया बट ओरिजिन से पास नहीं किया, ग्राफ पास लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा कुछ गैप आ रहा है, ठीक है। तो उसने बोला कि जो रूट ऑफ एफ है, इट इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड, बट जेड माइनस एक थोड़ी सी टर्म है उसके बाद से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो दिस इज जेड माइनस बी, ठीक है। अब ये है कैसे, आया कैसे, ये मैं आपको बता देता हूँ। आपको पता है एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, बोर मॉडल के अकॉर्डिंग आपने पढ़ा हुआ है। अभी हम, मैं आपको के अल्फा की बात करूंगा। के अल्फा का मतलब क्या होगा, ट्रांजिशन कहाँ से हो रहा है, 2 to 1, यहाँ पे देख सकते हो। के अल्फा किसके लिए, एल से के में जा रहा है जब है, ठीक है। तो 2 to 1 के लिए है, तो n2 की वैल्यू तो होगी 2, और n1 की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 1, ठीक है। सो आपको पता है डेल्टा ई कितना होता है, एच न्यू, राइट, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज एच सी बाय लैम्डा, सही है। और आपको पता है एच सी 1/λ को हमने पढ़ा हुआ है एटम में क्या होता है, एच सी 1/λ होता है आर इंटू जेड स्क्वायर, आपको पता होगा, ठीक है। और यहाँ पे जेड नहीं आएगा, जेड का स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि क्या है, ये सीधा सीधा डिपेंड नहीं करता है, इसलिए यहाँ पे होगा आर इंटू जेड माइनस बी का स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये आपको मैंने बताया, आर इज ए रिडबर्ग कांस्टेंट। तो डेल्टा ई इक्वल टू एच सी आर जेड माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। इतना सबको क्लियर है? इज इट क्लियर? ठीक है। यहाँ से देखो ई को मैं क्या लिख सकता हूँ, एच न्यू लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिखा भी हुआ है मैंने पहले वाले स्टार्टिंग में। तो एच न्यू इज इक्वल टू
एच सी आर जेड माइनस बी का होल स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अगर आप n1 n2, क्योंकि हमें जैसे जो भी ट्रांजिशन होगा उसके अकॉर्डिंग हमारा n1 n2 फिक्स होगा। जैसे k अल्फा के लिए बोला तो मैंने n को 2 रखा है, और दिस इज फॉर k अल्फा, ठीक है। और k बीटा क्या होगा? k बीटा का मतलब n1 तो 1 ही है, और n2 कितना हो जाएगा? 3, ठीक है। और ये मैं k अल्फा के लिए निकाल रहा हूँ, h से h कट गया, तो न्यू इक्वल टू रूट ऑफ न्यू कर दो तो क्या बनेगा? आर सी का रूट जेड माइनस बी बाहर, आर सी ब्रैकेट में 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर पूरे का रूट। और ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट होगी, आर कांस्टेंट है, सी स्पीड ऑफ लाइट है, और n1 n2 अगर आपको ट्रांजिशन गिवन है किसी के लिए भी तो फिक्स होंगे। तो क्या आ रहा है देखो यहाँ से, रूट ऑफ न्यू इज इक्वल टू पूरी क्वांटिटी को हमने बोल दिया ए। तो यहाँ पे ए जो है वो वेरिएबल है, ऐसा नहीं कि किसी के लिए फिक्स है। हर ट्रांजिशन के लिए ए और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज होती रहेगी। अल्फा के लिए अलग होगी, बीटा के लिए अलग होगी, समझ आ रहा है? ठीक है। बट उसने बोला कि अगर अल्फा की बात करें तो कांस्टेंट ही रहेगा, बीटा की बात करें के बीटा तो उसके लिए ए और बी की वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी, ठीक है। मतलब जैसे कोफिशिएंट हो गया है कि हर सीरीज के लिए क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ से आपका प्रूफ आ गया, रूट ऑफ बी इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी, ठीक है। अब हम निकालेंगे वैल्यू, ए की वैल्यू क्या बनेगी? 4। ए आपका देखो हमने ये लिखा है रूट ऑफ दिस वन, ठीक है। मैं ये नेक्स्ट स्लाइड में बता रहा हूँ अभी। मैंने लिखा था यहाँ पे देखो, ये पूरी क्वांटिटी क्या बनेगी? ए, दिस होल क्वांटिटी। सो ए इक्वल टू आर सी 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर का रूट। फॉर के अल्फा के लिए क्या बनेगा? ए इक्वल टू आर सी, कि आपको पता है n1 कितना है? 1, और n2 कितना है? 2। तो क्या बनेगा? 1/1 माइनस 1/4, तो कितना आएगा? ए इक्वल टू रूट 3rc/4। क्लियर है? आर आपको पता है रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता होती है, सी की वैल्यू पता है, स्पीड ऑफ लाइट। तो ये वैल्यू जब सोल्व करोगे सो यू विल गेट ए, उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर है इतना सबको? तो इधर से आप ए की वैल्यू, आर की वैल्यू कितनी होती है? 1.097 इंटू 10⁻7। सी की वैल्यू है 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाय 4। तो इसको अगर 1 रखेंगे ऑलमोस्ट तो कितना बनेगा? 3/2 आएगा बाहर, है ना। 3/2 इंटू 10⁻15 का 7 बाहर, मतलब हो जाएगा बस, ठीक है। तो इस तरह से ए की वैल्यू आपको आ जाएगी, कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है सबको? इज इट क्लियर? ठीक है। और के अल्फा के लिए जो बी की वैल्यू होती है, द वैल्यू ऑफ बी फॉर के अल्फा लाइन, के अल्फा के लिए जो बी की लाइन, बी जो होता है उसको हम रखते हैं 1। इसलिए ना के अल्फा लाइन के लिए फॉर्मूला जो रखते हैं हम ये रखते हैं, रूट ऑफ बी इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस 1। दिस इज फॉर के अल्फा लाइन। पूरा रखना है तो ऐसा रखते हैं, रूट ऑफ न्यू है, ये फ्रीक्वेंसी है, वी नहीं है। मैं एफ रख देता हूँ, बेटर है आपके लिए। ए को कितना रख सकते हैं? √3rc/4। दिस इज ओनली फॉर के अल्फा लाइन, ठीक है, इंटू जेड माइनस, ठीक है। क्लियर है सबको? कोई डाउट? और मैंने आपको बताया था पहले, मैंने एक्सरे में इतना तो बताया था कि मिनिमम वेवलेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, कट ऑफ वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है 12375 डिवाइड बाय रूट वी। मैंने जब डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट कराया था, वी वोल्टेज है, तब मैंने आपको ये बताया था उधर, ठीक है। वी इज वोल्टेज, इट इज इन एंगस्ट्रॉम, ठीक है। बताया था ना मैंने आप लोगों को, ये वोल्टेज या पोटेंशियल बोल लो, ठीक है। तो मिनिमम वेवलेंथ जो होती है दिस इज 12375 डिवाइड बाय रूट ऑफ वी, ठीक है। दिस इज कट ऑफ वेवलेंथ। तो ये जो रिलेशन होता है रूट ऑफ एफ फ्रीक्वेंसी का जो होता है इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी, दिस इज नोन एज मोजलेस लॉ, मोजलेस लॉ, ठीक है। और ए और बी की वैल्यू चेंज होती रहती है। के बीटा के लिए जो बी की वैल्यू होती है वो होती है अराउंड 7.4,
द वैल्यू ऑफ बी फॉर के बीटा, ए की तो निकाल लोगे आप, जैसे बीटा के लिए निकालना है तो इसको 1/4 की जगह 1/9 रख देंगे, तो ए बनेगा आपका अंडर रूट आर सी ब्रैकेट में 1 माइनस 1/9, कितना बनेगा, तो अंडर रूट 8/9, सही है, रूट 8/9 आर सी और फॉर के बीटा, ठीक है। और बी की वैल्यू होती है के बीटा के लिए 7.4, ठीक है। आपको सिर्फ अल्फा और बीटा ही है, एल अल्फा एल बीटा और एम अल्फा तो वो तो है ही नहीं, तो गामा भी नहीं है, तो जो है उतना मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ये प्रैक्टिकली कैलकुलेट किया गया देवी का, जब उसकी वैल्यू निकाली ग्राफ बनाया तो वहां से पता चला कि ए का तो रिलेशन पता है, बी की उन्होंने चेक की कि वैल्यू कैसे कैसे कैलकुलेट किस तरह से आ रही है, किस तरह से रिलेशन डिपेंड कर रहा है, ठीक है, इसलिए मैंने लिख दिया इधर साइड में, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सरेज, ठीक है। तो अब एक्सरे के बारे में हम कुछ प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। एक ब्रैग लो है जो मैं आपको अभी इधर नहीं बता रहा हूँ कि वो वेव ऑप्टिक्स के बाद कराया जाता है, ब्रैग्स लो एक्सरे से रिलेटेड होता है, बस एक छोटा सा उसका बता रहा हूँ क्या होता है ब्रैग्स लो, कि आपको यहाँ पे भी पता भी नहीं है कि डाइफ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। डिफ्रैक्शन के बारे में आप लोगों को अभी नहीं पता है, बस इतना पता है कि एक्सरे जो होती है क्रिस्टल से टकराने के बाद क्या होती है, डिफ्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। एक्सरेज कैन डिफ्रैक्टेड बाय क्रिस्टल, बस ये यही ब्रैग्स लो है, ठीक है। ब्रैग्स ने यही बताया कि भी जो लाइट होती है, सॉरी एक्सरे जो होती है आपकी, ये टकराने के बाद डिफ्रैक्ट होती है वहां से, क्रिस्टल से टकराती है, ठीक है। तो जैसे डेल्टा एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा रखते हैं, ठीक है। तो वो आपको अभी नहीं पता है, वो आपको वेव ऑप्टिक्स के बाद समझ आएगा, तो वो मैं बस इतना बोल रहा हूँ। तो ब्रैग्स लॉ के अकॉर्डिंग बस उसने इतना ही बोला है कि भाई जो आपकी लाइट, सॉरी लाइट नहीं, एक्सरे जो होती है वो डिफ्रैक्ट होती है क्रिस्टल से जब वो टकराती है, तो बस दैट्स, ठीक है। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा, अभी आपको यहाँ पे दिख रहा हूँ, जब वेव ऑप्टिक्स यंग मॉड्यूलस करवाया जाएगा, नॉट यंग, यंग डबल स्लिट जब कराया जाएगा तब आपको वहाँ पे ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज और उसके एक्सरे की प्रॉपर्टी और यूज देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज एंड यूज ऑफ एक्सरे। एक्सरे जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, एक्सरे ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, in a straight line with the speed of light in a vacuum, ठीक है। वैक्यूम में लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती है, ठीक है। उसके अलावा ये क्रिस्टल से डिफ्रैक्ट होती है, मैंने लिखा हुआ है एक्सरे कैन डिफ्रैक्टेड बाय क्रिस्टल अकॉर्डिंग टू ब्रैग्स लॉ, ठीक है। उसके बाद ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होती, डू नॉट डिफ्लेक्ट बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एज दे हैव नो चार्ज, उन पे चार्ज नहीं होता एक्सरे पे, एज दे हैव नो चार्ज, ठीक है। इन पे कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से क्या होती है, डिफ्लेक्ट नहीं होती है,
और एक्सरे जो होती है ये फोटोग्राफिक प्लेट को ज्यादा अफेक्ट करती है रेदर देन विजिबल लाइट। विजिबल लाइट से जो इसकी जो क्योंकि वेवलेंथ क्या होती है ज्यादा होती है उसके रिलेटिवली, ठीक है। तो ये जो अफेक्ट करती है एक्सरे जो है फोटोग्राफिक प्लेट को जो अफेक्ट करती ज्यादा करती है रेदर देन किसके, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है हाईली एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल होते हैं एक्सरे में, मतलब हाईली एनर्जेटिक होती है, इसलिए एक्सरे जो है ये क्या करती है अफेक्ट्स फोटोग्राफिक प्लेट। देखो एक्सरे प्रोड्यूस किसकी वजह से होती है, हाईली एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल की वजह से प्रोड्यूस होती है, बट एक्सरे के खुद के अंदर पार्टिकल मतलब चार्ज नहीं होता है, ठीक है। याद रखना एक्सरे जो प्रोड्यूस हो रही है इट इज बिकॉज ऑफ हाईली एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल का कोलिजन होता है मेटल सरफेस से, ठीक है। बट ये जो खुद प्रोड्यूस होती है वहां से इनके अंदर खुद के अंदर चार्ज नहीं होता है, ठीक है। एक्सरे अफेक्ट्स नहीं, ऐसा नहीं है सारी का, कुछ डिफेक्ट होते हैं और कुछ नहीं होते हैं, ठीक है। एक्सरे मैं क्या बता रहा था, अफेक्ट्स फोटोग्राफिक प्लेट more strongly than visible light, visible light, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट पॉइंट, जब एक्सरे किसी गैस के अंदर से पास करती है तो उसके मॉलिक्यूल को क्या कर देती है आयोनाइज कर देती है, ठीक है। व्हेन पास थ्रू गैस, व्हेन पास थ्रू गैस एक्सरे आयोनाइज द मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल, ठीक है। गैस मॉलिक्यूल को क्या कर देती है ये आयोनाइज कर देती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट एक्सरे जो होती है ये इसकी जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है काफी अच्छी होती है, बहुत सारी मेटल के अंदर से पेनिट्रेट करके निकल जाती है। एक्सरे कैन पेनिट्रेट इनटू सेवरल एटम्स सॉरी मेटल प्लेट्स, ठीक है, और मटेरियल। और ये स्टॉप किसकी वजह से होती है, जो हाई डेंसिटी होते हैं ना एक्सरे जो पतली पतली शीट होती है इनके से काफी इजीली निकल जाती है, इनकी हाई डेंसिटी और जिनका हाई एटॉमिक नंबर होता है उन्हीं से ही क्या होते हैं रुकती है। एक्सरे कैन पेनिट्रेट इनटू सेवरल into several materials, metal or other metals. It can be stopped by high density metal or heavy atomic number, ठीक है। उन दोनों के से ही क्या हो सकता है इसको हम रोक सकते हैं, वरना इसको रोकना ज्यादा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और एक्सरे कैन कॉज फ्लोरोसेंस, चमकना, आपको पता ना एक्सरे कैन कॉज फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस का चमकता हुआ दिखना, लाइट के इमिट मतलब मेटल के अंदर से लाइट आपको इमिट करती हुई दिखेगी, ठीक है। फ्लोरोसेंस स्पेलिंग क्या होती है, FLURE, फ्लोरोसेंस, S अब CEN जो भी है, ठीक है। तो एक्सरे कैन कॉज फ्लोरोसेंस, ठीक है। और बस इतना ही है, तो दिस इज ऑल अबाउट एक्सरे, ठीक है। तो एक्सरे से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास कर लेंगे पहले, फिर उसके बाद हम क्लास आगे मूव ऑन कर जाएंगे। तो आपका इसी के साथ मॉडर्न ऑप्टिक्स सॉरी मॉडर्न फिजिक्स पूरा हो चुका है, ठीक है। सो किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं राइट नाउ।